चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिकल पार्ट में वेक्टर के बारे में थोड़ा सा, जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट ही वेक्टर एनालिसिस का मेन पार्ट होता है। उधर हम लोग एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, वेक्टर ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 पार्ट है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा पार्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलो हम सारे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मेन आज का उद्देश्य होगा जी हम लोग पढ़ें प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को जानेंगे। तो चलिए पहले एडिशन ही जानते हैं। तो वेक्टर ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन सबसे पहले एडिशन भी देखते हैं। मान लो जो कोई वेक्टर ए है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स लिख देते हैं। 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, सिंपली हम देख लेते हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, वेक्टर ए पहले बना लेंगे और वेक्टर ए बना लिया, और क्या करूँगा, यहाँ पर वेक्टर का ए का जहाँ पर हेड आता है, वेक्टर का बी का टेल रख देंगे। इसको कोई वेक्टर को उसी ओरिएंटेशन पर हम कहीं भी शिफ्ट करें तो वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता। वो जिस ओरिएंटेशन पर है, जिस तरह से, जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया हुआ है, उसी के साथ हम यहाँ पर इसको उठा कर लाए और इसका टेल ए वाला का हेड पर रख दे, ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, अब इस दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, ये पहला वाला का टेल और दूसरे वाला का हेड, यानी इसको सी कहें तो हमको कहने में ये ए प्लस बी इक्वल टू सी हो गया। ये वेक्टर एडिशन होता है। जब 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो दोनों वेक्टर को, पहला वेक्टर को बना लेंगे और दूसरा वेक्टर को उसी तरह से ला के वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, उसी के पैरेलल, उसी के ओरिएंटेशन में ला के इस तरह से शिफ्ट करेंगे। ए का टेल, ए का हेड के पास बी का टेल आ जाए, ए का हेड के पास या हेड के पास बी का ये टेल आ जाए, और बी जहाँ पहुँचेगा ना, बी का हेड, तो इसमें क्या करेंगे, ए का टेल से बी का हेड को मिला देंगे, तो ए और बी का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो चलो एक ठो और देख लेते हैं। तो एडिशन होता है ए, तो अब क्या है ना, एक और देख लीजिए। अब क्या है ना, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी। अब मान लेते हैं कोई वेक्टर है बी इस तरह से, और कोई वेक्टर है सी यहाँ पर। तो आपको ऐड करना है वेक्टर बी प्लस सी। तो क्या कीजिएगा, वेक्टर बी बना लिया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ को बताता है और किस तरह से ओरिएंटेड है, उसी तरह से ला के हम यहाँ रख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। यानी ओरिएंटेशन का मतलब हुआ जो कोई वेक्टर इस तरह से है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उतना एंगल के साथ उसको रखेंगे। वो जितने एंगल सारे एक्सिस के साथ बना रहा है उसी एंगल, उसी ओरिएंटेशन में रहने देंगे, और उसको शिफ्ट कर देंगे, खाली जगह को चेंज कर देंगे, तो वेक्टर का वैल्यू बदलता नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ, जब हमको b प्लस सी जोड़ना है तो पहले b को के पास c को ला देते हैं। अब क्या है ना, b को बना दिया और c को यहाँ से यहाँ तक ला के रख दिया, तो ये हो गया b और ये हो गया c, और इसका टेल, b का हेड पर c का टेल ला के रख दिया। अब इस तरह से आप b का टेल और c को हेड को मिला दीजिएगा, तो क्या बन गया, b प्लस सी। तो ये एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स हो गया। अब क्या है ना, बहुत सारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप पढ़े होंगे। तो बहुत सारा वेक्टर जब सेम ऑर्डर में होता है तो सारे वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है, जो लास्ट वेक्टर होता है, जो उसके पाथ को क्लोज करता है, वो अपोजिट ऑर्डर में हो जाता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एडिशन की बात हो रही है तो इसको भी समझ लीजिए।
अब क्या है ना, बहुत सारा वेक्टर सेम ऑर्डर में है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने क्या पढ़ा होगा? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं, हमारा डॉट प्रोडक्ट में जाना है। अब क्या ना, वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? पहला का हेड दूसरा का टेल, दूसरा का हेड तीसरा का टेल, और इस तरह से गया है। तो यहाँ पर हम इसको यदि मिला देते हैं तो ए बी सी सेम ऑर्डर में है, माने पहला का हेड दूसरा का टेल, दूसरा का हेड तीसरा का टेल, इस तरह से। लेकिन लास्ट वाला वेक्टर क्या है ना, पहला का टेल और अंतिम को हेड को मिलाया है। तो ये क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर का ऐड हो गया। जो वेक्टर सारे वेक्टर के पाथ को क्लोज कर दे और सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, वो अपोजिट ऑर्डर में हो, तो जो क्लोज करने वाला वेक्टर होगा, अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होगा सारे वेक्टर का, और रास्ते को क्लोज करता होगा, वही एडिशन होता है। सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है। तो ये एडिशन वेक्टर, तो एडिशन वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर सब समझ गए होंगे। अब क्या, यदि आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, कह दे तो कोई माने अचंभे की बात नहीं है। हम वेक्टर को अपोजिट बना देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। अब कहने का मतलब, ये मान लो ये कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर यहाँ से बी है, ये वेक्टर बी है। अब यदि वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ना होता तो क्या करते? वेक्टर ए को पहले बना देते उसी ओरिएंटेशन पे, और बी को यहाँ पर ला के रख देते, उसी ए के हेड के साथ बी का टेल ला के रख देता, और इसको मिला देता अपोजिट ऑर्डर में, तो ए प्लस बी हो जाता, होता ना। अब क्या किया ना, हम बी को अपोजिट ऑर्डर में बना दें, बी का निगेटिव वेक्टर बना दें यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? माइनस बी। इसको जोड़ दे, ये जो वेक्टर होगा ये हमारा ई वेक्टर, ए वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, तो यही हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो उसको क्या करते हैं ना, जिस वेक्टर में से, तो पहला वेक्टर जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाना है उसको बना देंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना उसका हेड पर जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका टेल को रख देंगे, और इस तरह से पहला का हेड और दूसरे का टेल को मिला देंगे, तो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खाली समझने की और कंसेप्ट जानने की चीज़ है। अब क्या है ना, प्रोडक्ट जानेंगे। ये प्रोडक्ट में कितने वेक्टर प्रोडक्ट कितने तरह का होता है, कितने तरह से हम उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्या है ना, वेक्टर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर्स प्रोडक्ट लिख देता हूँ, वेक्टर्स प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा ना, वेक्टर को क्या करेंगे, किस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या लेंगे। अब मान लो ये वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर विथ वेक्टर, वेक्टर विथ वेक्टर का प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर। तो यदि हमको स्केलर क्वांटिटी मिल गया तो इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया? स्केलर आ गया, तो उसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर विथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर विथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ गया क्या? वेक्टर आएगा, तो इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका लिखने का ढंग अलग अलग होगा, पहले इसका बारीकी चीज़ को समझते हैं। अब क्या है ना, अब स्केलर कोई क्वांटिटी है और इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इस क्रॉस नहीं दे रहा हूँ कहे कि हम डॉट और क्रॉस करेंगे, वो बारीकी से समझिए। हम मल्टीप्लिकेशन है, डॉट ही दे दिया, स्केलर इंटू वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। यहाँ विथ लिखता हूँ कहे कि यहाँ पर क्रॉस और डॉट में दोनों में बारीक अंतर होने वाला है। स्केलर विथ वेक्टर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा,
अब इसको बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे फिजिक्स के बुक में जब हम कोई टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे जो वेक्टर है या स्केलर है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और एक एक करके पहले सिंपल से थोड़ा हार्ड की तरफ चलेंगे ताकि धीरे धीरे बात आपको समझ में आने लगे। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है ना, दो वेक्टर लेते हैं जिसका हमको क्या करना है, पहले स्केलर वाला लिख देते हैं। अब क्या है ना, स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा। अब इसका ज़्यादा इसका कैलकुलेशन या प्रूफ नहीं है, खाली एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं मास है और वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम, मोमेंटम मिल गया। तो आप जानते हो कि मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट हमारा मोमेंटम आ गया। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, ये हो गया। अब जैसे कहने का मतलब हुआ अब 5 kg है और वेलोसिटी के साथ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या हो जाएगा आपको 15 kg पर मीटर सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर हो गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी है। तो इस तरह को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम में तो फोर्स पहले आता है, टाइम बाद में। चलिए अब क्या है ना, हाँ ये हो गया। अब चलिए इसका एग्जाम्पल और जानने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा चीज़, अब कोशिश करेंगे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को जानने के ऊपर, वेक्टर विथ वेक्टर। बहुत सारा एग्जाम्पल है जब वेक्टर को वेक्टर से किया, जैसे फोर्स किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स किया और डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन आया, वर्क आया, लिख देता हूँ। तो क्या आया, फोर्स क्या है, ये वेक्टर 1 क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर 2 है, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, और हमारा ये वर्क क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में हम लोग कहेंगे एफ डॉट एस और इसको कहेंगे डब्लू, इसको कहेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल टू वर्क। ये हमारा क्या है, इस पर साइन नहीं देंगे एथी का वेक्टर का, क्योंकि क्या है, स्केलर है। तो हमारा फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो इस तरह की बातें आएगी, जहाँ दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा स्केलर आएगा, तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, एफ वेक्टर एफ डॉट एस बराबर डब्लू, यहाँ पढ़ेंगे ये वेक्टर एफ डॉट, लिखे हैं कहीं ना, हाँ वो तो लिख चुके हैं। तो इस तरह की स्थिति आएगी। अब क्या है ना, अब बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, लेकिन अभी एक एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, अब क्या है ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पर मोमेंटम है, तो क्या आने वाला है, यहाँ आ गया एल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। और पी क्या है, तो लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इस तरह की स्थिति आएगी तो इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, आर क्रॉस एफ, टॉर्क आप पढ़ोगे तो आर क्रॉस एफ बराबर टॉर्क बोलते हैं। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो टॉर्क को ऐसे टॉ वेक्टर लिख देंगे। तो हम फिजिक्स में जब इसको पढ़ेंगे तो लिखेंगे वेक्टर, वेक्टर लिख पढ़ेंगे वेक्टर आर
क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर क्या, वेक्टर टॉर्क आ गया। अब टॉर्क हम पढ़ नहीं रहे, टॉर्क चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिंपल आइडिया हो गया डॉट का और डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का। जो फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आएगी। अब इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन को जानेंगे। जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट का क्या, किस तरह से हम उसका यूज करते हैं उस सारे बातों को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बना हो तो वेक्टर को प्रोसेस, वेक्टर ऑपरेशनल कोई काम हो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ और इसका बारीकी को समझते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और उसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होंगे, उस सारे चीज़ को पढ़ेंगे। अब क्या हुआ जी, आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब चलिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं पहले। डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे टू वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का पढ़ेंगे तो कोई दो वेक्टर ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब क्या है ना, हम लिया वेक्टर क्या, एक वेक्टर ए लिया, तो फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये फर्स्ट वेक्टर हमने ले लिया। इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट वेक्टर है ए और सेकेंड वेक्टर क्या है, हम जनरल टर्म लेते हैं और वहाँ पर जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसको पार्टिकुलर कंडीशन से आ जाएगा। ये वेक्टर बी है। अब क्या है ना, अब हमको चाहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is defined as AB cos थीटा। अब क्या हुआ ना, माने कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब फिर होगा कोस एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन ए एंड बी। अब क्या है ना, अब फिगर बना देता हूँ। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो हम क्या करेंगे ना, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बीच के एंगल का कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा ए डॉट बी का वैल्यू। यानी कहने का मतलब हुआ ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इज स्मॉल एंगल, बड़ा वाला एंगल नहीं, ए वाला एंगल नहीं, ये अंदर वाला छोटा वाला स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी। अब क्या है ना, ए बी लिख दिया। ए बी का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब यही सिंबल होगा। उसी तरह से बी लिखेंगे तो हम या बी को ऐसे लिखें मूड बनाकर, तो यही हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सारे बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका ज्योमेट्रिकल क्या एनालिसिस है, ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्री के हिसाब से इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे वो जानते हैं। तो मिटा देता हूँ इसको। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है, तो पहले मिटा देते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे समझते हैं। अब क्या है ना, दो वेक्टर है, दो वेक्टर ए और बी, दोनों का अपना डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। तो क्या है ना, अब है कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दिया पी, ओ पी यहाँ पर है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ये है हमारा वेक्टर बी। तो यहाँ पर थीटा है एंगल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर
बी है, ये 90 डाल दिया। वेक्टर ए का हेड से बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या है ना, यहाँ ओ पी जो होगा, अब इस राइट ट्रायंगल में जाइए, इस राइट ट्रायंगल में जाइए, ओ इसका नाम देते हैं ओ पी, यहाँ पर क्यू, ऐसे चला गया। तो ओ पी क्यू ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ये यहाँ तो बी यहाँ तक गया, यहाँ थीटा है। तो हम इस वेक्टर ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा लगाइएगा तो ओ क्यू बटा ओ पी आएगा। कॉस थीटा लगाइए तो क्या होगा, ओ क्यू तो हमारा नहीं मालूम है, लेकिन ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। तो ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू को क्या लिखा जा सकता है, देखिए ओ क्यू को क्या लिखा जा सकता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, ओ क्यू बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो हमारा ये हो गया, ये वैल्यू ओ क्यू क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और हमारा बी क्या है, बी है, बी नहीं, अभी इसको रहने देता हूँ। तो हमको क्या है ना, ओ पी, अब क्या है ना, ओ पी डॉट ओ, यहाँ पर क्या है मान लेते हैं आर लिख देते हैं, ओ आर बराबर क्या लिखेंगे, ओ पी के जगह पर लिखेंगे, हम लिख देंगे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ओ पी का मैग्नीट्यूड, ओ पी का मैग्नीट्यूड और ओ आर का मैग्नीट्यूड, ओ आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब क्या है ना, ओ पी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी का मैग्नीट्यूड और ओ आर का मैग्नीट्यूड, ये लिखा जाता है, बीच में होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो ओ पी को लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ओ आर को लिखेंगे बी। तो हम लिख सकते हैं ना, ये जो हमारा ओ क्यू है ओ पी का प्रोजेक्शन है, यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। यदि हमको दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू बी, क्योंकि ए कॉस थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए है ऑन बी और इंटू बी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमने ए से बी पर परपेंडिकुलर डाला, अब बी से ए पर भी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी को लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बी कॉस थीटा क्या है, ए मैग्नीट्यूड रखता हूँ, बी कॉस थीटा क्या हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस तरह से भी ज्योमेट्रिकल हम इसको समझ सकते हैं। अब चलिए, अब जब सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। आई एक्स वाई जेड एक्सिस में ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तब हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं, ताकि हमारा कोई सवाल आए तो हमको परेशानी नहीं हो। अब क्या है ना, वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब दो वेक्टर को हमको प्रोडक्ट निकालना है जो उसको तीनों एक्सिस के अलॉन्ग इंक्लाइन है, मान लेते हैं। ए वेक्टर है, ये देखिए ये है एक्स एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर को आई कहते हैं, इधर आई यूनिट वेक्टर को जे कहते हैं, इधर के कहते हैं। तो आपने देखा जो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा 90 हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा ए बी का वैल्यू जो भी रहे, कॉस 90 उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो कर देगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो हमको दो वेक्टर इस तरह से लेंगे जिसके बीच में 90 हो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई डॉट जे को समझा देता हूँ।
अब क्या है ना, आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो cos 90 लिखेंगे। तो क्या 1 इंटू कॉस 90, अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। तो कहने का मतलब जी आई और जे का डॉट प्रोडक्ट, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है तो 0। जे और के का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसके बीच में थीटा क्या हो रहा है, cos 90 हो रहा है, तो ये भी 0 होगा। के डॉट आई उसके बीच में 90, तो कहने का मतलब आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर वो भी 0, और के डॉट आई वो भी 0। और एक बात और जान लीजिए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो हमारा रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है ना, ये आपको फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो कैसे निकालिएगा। अब फोर्स है, देखिए फोर्स मान लीजिए, फोर्स है 3I 4J 5K, इतना न्यूटन है, और एस क्या है 2I 4J 7K। तो एक बात ध्यान दीजिए कि आई के साथ आई का ही प्रोडक्ट रहेगा, आई के साथ जे के बीच में 90 डिग्री होता है, आई के साथ के बीच में 90 डिग्री होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये है आई, ये है जे, ये के। जहाँ पर के आई आएगा तो 90 आएगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। जहाँ पर आई जे आएगा तो cos 90 0 हो जाएगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 इंटू, देखिए एफ डॉट एस जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6I। अब आई के जे के साथ किया तो cos 90 हो जाएगा, आई के साथ किया तो cos 90 हो गया, आई के साथ करेंगे तो cos 0 होगा। अब क्या होगा ना, देखिए आई डॉट आई क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर अपने बीच में कितना एंगल बनाता है, 0, तो cos 0। यहाँ समझ में नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर आपस में कितना एंगल बनाएगा, सेम वेक्टर अपने में 0 एंगल बनाता है, तो 1 इंटू 1 तो 1 आया। तो आई 1 होगा, जे 1 होगा, के 1 होगा, बाकी लेकिन आई के साथ बाकी दूसरे का प्रोडक्ट जब होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कितना एंगल बनने जा रहा है, बनता है 90 बनता है। तो आई के बीच में ठीक है 0, आई जे के बीच में जब करेंगे तो ये है ए या बी, तो ए बी cos 90 हो जाएगा। ए है या ए और बी मान लो, तो ए बी के बीच में आई और के बीच में 90 होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos 90। अब इसका प्रोडक्ट जो भी है लेकिन बीच में 90 है तो 0 कर देगा। तो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट जे को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16J और 7 5 J 35K, एफ डॉट एस आ गया। अब यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ये वर्क हो गया। अब वर्क का मैग्नीट्यूड जब निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, अब √6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, इस तरह से हम निकालेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट। अब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट वेक्टर ही आता है, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो चलिए आपको पहले ही एग्जाम्पल दे दिया जी, R क्रॉस F क्या हुआ, टॉर्क हो गया, जो आगे पढ़ेंगे। टॉर्क क्या है, ये भी एक वेक्टर है। तो यदि A क्रॉस B हो, A क्रॉस B यदि हम पढ़ेंगे तो ए बी तो पढ़ेंगे, ए बी साइन थीटा तो आएगा, लेकिन एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जहाँ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। साइन तो जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में जो स्मॉल एंगल है। और एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द
सरफेस ऑफ ए और बी के जो साथ में जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, इसको पढ़ेंगे, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमारा क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन। एन क्या है, यूनिट वेक्टर, एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी, वेक्टर ए एंड बी के प्लेन से, बी का प्लेन। अब क्या है ना, देख लीजिए, अब मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए बी है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर हुआ ना। अब ए और बी ये हो गया, चाहे हमारे कॉपी में देख लीजिए, अब कॉपी में वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो चाहे दो चीज़ को देखते हैं, दो पेन ले लेता हूँ, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ।